आज सबसे पहले बात होगी बुलडोजर पॉलिटिक्स की। दरअसल बुलडोजर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। अब ये बुलडोजर पॉलिटिक्स धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल बुलडोजर की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ 15 दिन के लिए रोक दिया, बल्कि आदेश के बावजूद कार्रवाई पर सख्ती भी दिखाई है। और हो ये रहा है कि इसके बाद अब जहांगीरपुरी पॉलिटिकल पर्यटन का केंद्र बन गया है। हर दल के नेता वहां पहुंच रहे हैं। तो क्यों हो रही है ये बुलडोजर पॉलिटिक्स, आपको समझना चाहिए। कहीं दुकान तबाह हुई तो कहीं मकान ढाए गए, किसी का आशियाना उजड़ गया तो किसी की कमाई का जरिया। हमारे पास पैसा भी नहीं है। हमने 12,000 लोन कहाँ से भरूं हर महीने में। जहांगीरपुरी में कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर जो ब्रेक लगाया वो कम से कम अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इस बात पर है कि आदेश के बावजूद नॉर्थ एमसीडी की कार्रवाई रोकी क्यों नहीं गई थी। अगर ये डेमोलिशन रुक जाता ऑर्डर मिलने के बाद, ऑर्डर की खबर पहुंचने के बाद, तो शायद कुछ कम डेमोलिशन हो पाता। लेकिन इस बात की जानकारी हमने कोर्ट को एफिडेविट के जरिए दी है। कोर्ट ने इस बात पर पूछा है कि ये क्यों चलता रहा इस तरह, उसको हम देखेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला वैसे ही एक्शन बंद कर दिया गया। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सर कई सारी चीजें फिर भी चल रही थी, मतलब बुलडोजर चल रहा था वहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कहने में जो मर्जी आप कहते रहे, मगर जैसे ही हमें आदेश मिला तुरंत ही कार्रवाई को बंद कर दिया गया। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले में दखल दिया और वहां पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जहांगीरपुरी के याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दबे ने कहा, एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। 5 से 15 दिनों का नोटिस मिलना चाहिए। बीजेपी के आदेश पर कार्रवाई हो रही है। पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील सिब्बल ने कहा, अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर जस्टिस नागेश्वर राव ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, हम देश भर में अतिक्रमण रोकने का आदेश नहीं दे सकते। पीड़ितों और याचिकाकर्ताओं के वकील का जवाब देते हुए सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा, इलाके में 19 जनवरी से ही अभियान चल रहा है। एक संगठन जमीयत ने मामले में कूदकर इसको जटिल बना दिया। खरगोन में हिंदुओं की भी 88 संपत्ति तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही तो हम इसे गंभीरता से लेते हैं। यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दे दी। कोर्ट के आदेश के बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई तो रुक गई, लेकिन सियासी जमावड़े का सिलसिला जारी है। अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कांग्रेस नेताओं का एक दल जहांगीरपुरी इलाके में पहुंचा। जब कोर्ट के आदेश हैं, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है? ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। अजय माकन वही हैं जो दिल्ली में सीलिंग का दर्द शुरू किए थे, ये वही हैं। और जब इलीगल इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई हो रही है, तब फिर इन लोगों का सिर्फ आप समझ सकते हैं वोट बैंक की राजनीति, उससे अलग आइए। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को कुशल चौक से आगे जाकर पीड़ितों से मिलने की इजाजत नहीं दी। इससे पहले कल देर शाम ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे, लेकिन माहौल को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें भी पीड़ितों से मिलने की इजाजत नहीं दी। तो जहांगीरपुरी में ये विपक्षी नेताओं का जाना, ये क्या उनका सियासत चमकाना है या फिर दर्द बांटना है, इसी को लेकर सवाल पूछा हमने। सी वोटर का जो सर्वे है उसमें सवाल था, क्या बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष राजनीति कर रहा है? ये आंकड़े आपके सामने आ गए हैं। सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि 52% लोगों का मानना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। 27% ना में जवाब दे रहे हैं। 21% ने कहा पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। महाराष्ट्र में अजान वर्सेस हनुमान की जंग अब सीएम उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंचने वाली है।
एमएनएस के साथ खड़ी दिख रही हैं सांसद नवनीत राणा शिवसेना को चुनौती दे रही हैं और शिवसेना नवनीत राणा को पिछले दिनों रोड पर हनुमान चालीसा पढ़कर चर्चा में आने वाली नवनीत राणा ने उद्धव के घर के बाहर चालीसा पढ़ने का अब ऐलान किया है। परसों नवनीत इसी तरह 500 कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली हैं। मैं मुंबई का ही हूँ और विदर्भ की बहू हूँ। ये दोनों ताकत मेरे पीछे, उनमें कितनी ताकत है वो देख लीजिए। शिव सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है कि ये समय और ये तारीख को हम मुंबई आएंगे। आप में ताकत है, आप अपनी ताकत पूरी लगाइए और भगवान के नाम स्मरण में अगर ताकत है तो वो अपनी ताकत से हमें मातोश्री तक पहुँचाएंगे, ये पक्का। शिवसेना नवनीत राणा को लगातार चैलेंज कर रही है कि हिम्मत है तो मुंबई के मातोश्री आकर दिखाएं। मुंबई की लड़की हूँ और इधर की बहू हूँ तो तेरे घर में जा, लेकिन मातोश्री के ऊपर नहीं आना है। रवि राणा और नवनीत राणा मुंबई के शिव सैनिकों का माथा भड़काने का काम कर रहे। तू बहू है तो उधर रहे, लड़की है तो अपने घर में जा, दूसरे के घर में घुसने का नहीं। ये सारा विवाद महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर छिड़ी जंग से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से एमएनएस लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज का विरोध कर रही है। राज ठाकरे उद्धव सरकार पर हमलावर हैं और एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई के अलग अलग इलाकों में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। के करीबी माने जाने वाली महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इस जंग में एमएनएस के साथ खड़ी है। पिछले दिनों नवनीत राणा ने यहां तक कह दिया था कि राज ठाकरे एक दिन उद्धव ठाकरे की जगह लेंगे। उद्धव ठाकरे की जगह लेने वाले ये राज ठाकरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे जी में जो बाड़ा साहब की प्रतिमा दिखती है, उनकी विचारधारा उनमें दिखती है। एक भी लोक प्रतिनिधि उनका पार्लियामेंट में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, फिर भी उन्होंने बाड़ा साहब की और अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा कभी छोड़ी नहीं। उन्होंने लड़ाई अपनी कंटिन्यू रखी। उधर एमएनएस ने आज मुंबई में मराठी फिल्म भोंगा अजान का पोस्टर जारी किया, जो 3 मई को सिनेमाघरों में लगेगी। मराठी में लाउडस्पीकर को भोंगा कहते हैं। भोंगा अजान फिल्म की कहानी एमएनएस की लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज को लेकर जो लाइन लेंथ है उससे मिलती जुलती है। अजान बंद करा म्हणना गेलो मी, फक्त भोंगा फिरवा म्हणालो। गणपती तो दिवस रात्र ते भोंगे चालू असते, तवा भी भांडण होतेच ना। मुद्दा बार बार राज साहब दोहरा रहे हैं कि भोंगा लाउडस्पीकर ये जो समस्या है ये धार्मिक नहीं है, सामाजिक है, और इसी पूरे विषय पे भाष्य करने वाली ये मूवी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने के लिए 1 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सभा करने जा रहे हैं। 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की चेतावनी राज ठाकरे पहले ही दे चुके हैं। इस पर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर को निकालना या चढ़ाना ये सरकार का काम नहीं है। देश भर में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर को लेकर छिड़ा हुआ है सियासी घमासान और महाराष्ट्र में इस वक्त जो सबसे बड़ी राजनीतिक चेहरे के तौर पर इस राजनीति को धार देती हुई नजर आ रही हैं वो हैं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। नवनीत जी इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। नवनीत जी बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में आपका। सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि नवनीत राणा ने जिद क्यों पकड़ ली कि मातोश्री के बाहर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले तो ये जिद कोई नहीं है, ये है आस्था का विषय हमारा। और मातोश्री के बाहर ही क्यों करना है, क्योंकि पिछले कितनी ही ये आदरणीय बाड़ा साहेब ठाकरे जी जो अपनी विचारधारा उन्होंने कभी भी पद के लिए या पार्टी के लिए कभी नहीं छोड़ी। जब उन्होंने लड़ना शुरू किया, उनकी जो विचारधारा थी वो हिंदुत्ववादी विचारधाराओं पे आज उनकी तीसरी पीढ़ी, आदरणीय बाड़ा साहब की तीसरी पीढ़ी राजकारण में है। हमने सिर्फ विनती की थी कि हमारे महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, और जब संकट मोचन जी का जिस दिन हनुमान जयंती थी, हमने उनसे विनती की, जब से महाविकास अघाड़ी बनाई है तब से हमारे महाराष्ट्र में 7.5 और ग्रहण लगा हमारे महाराष्ट्र को। तो ये सब खत्म करने के लिए हमारी विनती थी पूरे महाराष्ट्र के लोगों की कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब पूरे देश में, हिंदुस्तान में लोग मानने वाले संकट मोचन को तब याद करते हैं जब संकट हमारे ऊपर आता है।
नहीं तो पर नवनीत जी, नवनीत जी, ये नहीं पता मतलब था कि हमारे प्रथम नागरिक जो मुख्यमंत्री आप कहना हमारे- क्या चाह रही हैं? Yes. क्या हिंदुत्व की राह से उद्धव ठाकरे भटक गए हैं? आप ये आरोप लगा रही हैं उद्धव ठाकरे पर? 101% जो विचारधाराओं से शिवसेना का पार्टी निर्माण हुआ था वो तभी खत्म हो गई जिस समय हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी स्वर्गवास हुए। वो पूरी विचारधारा उनके साथ चले गई, क्योंकि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा दूसरों को पद पे बिठा के अपनी हिंदुत्ववाद विचारधारा की लड़ाई उन्होंने लड़ी, पर इन्होंने विचारधारा खत्म करके अपनी कुर्सी बचाई। तो हमारी विनती इतनी थी कि हनुमान चालीसा पढ़कर अगर 7.5 हमारे महाराष्ट्र की विकास में गति आती है तो मुख्यमंत्री से हम विनती करते हैं कि आपने हनुमान चालीसा पढ़िए। पर प्रथम नागरिक होने के बाद भी ना ही मंदिर गए, ना ही संकट मोचन के सामने अपना सर झुकाया, ना ही आज तक कोई भी विषय पे, ना ही विदर्भ में कभी एक दौरा हुआ उनका, ना ही महाराष्ट्र के कोई भी ऐसे कोने में मुख्यमंत्री जी ना ही किसानों के लिए बिरो लेने गए, ना ही कोई रोजगार के बारे में चर्चा की गई। बेरोजगारी इतनी बड़ी उस पर कोई चर्चा नहीं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हमारी महाराष्ट्र कभी भी 2-3 दिनों के लिए अंधेरे में जा सकती है, इतनी डेंजरस पोजीशन हमारे महाराष्ट्र की है, उस पर कोई बात ना करते हुए पहली बार 2 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में जाते हैं। तो हमारी स्पष्ट मांग थी जो संकट हमारे महाराष्ट्र पे आया है उसे प्रथम नागरिक ने मातोश्री पे हनुमान चालीसा का वाचन करते पाठ करके वो 7.5 और ग्रहण हमारे महाराष्ट्र से हटाना अभी चाहिए। आपने जहां से अपने जवाब की शुरुआत की थी कि साहब वो मंदिर नहीं जाते हैं, संकट मोचक के आश्रय वो नहीं है, तो शिवसेना की तरफ से तो कहा जाता है कि रामलला के दर्शन तक तो कर आए हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद लेकर आए हुए हैं उद्धव ठाकरे तो, और साथ ही साथ शिवसेना ये भी कहती है कि साहब आस्था जो है वो दिखावे का विषय तो है नहीं। तो कुल मिलाकर क्या नवनीत राणा हनुमान चालीसा के बहाने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाह रही हैं आप? मुझे लगता है जब मैंने तब भी नहीं किया जब मैं निर्दलीय अपने इलेक्शन चुनाव में खड़ी थी, तो आज जीतने के बाद मुझे पॉलिटिकल पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं सेवा के लिए आई हूँ और मेरे धर्म का प्रचार प्रसार मैंने करना है। जिस दिन मैंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ है मुख्यमंत्री ने करना चाहिए, तो आगे से जब जवाब आते हैं जो उनके प्रतिनिधित्व जो करते हैं उनके पार्टी का एज ए मेयर हमारे मुंबई की, वो कहती हैं कि अगर ये अपने पैर में मातोश्री के सामने आएंगे तो ये अपने पैरों से वापस ये अमरावती नहीं जाएंगे। तो मुझे भी देखना है, मेरा भी मुंबई का ही जन्म है रोमाना जी, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, अभी मैं विदर्भ की बहू हुई हूँ। तो अगर वो मुंबई कर होके इतनी ताकत है तो मुझे लगता है मेरी आस्था जो हनुमान चालीसा संकट मोचन के साथ है, तो देखेंगे उनमें कितना दम और हम में कितना दम। इसलिए मैंने उनसे विनती की थी जी, तो 12 बजे तक हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। एबीपी न्यूज पर हमने 3 दिन पहले बिहार उपचुनाव में बीजेपी की हार की खबर आपको दिखाई थी। हमने बताया था आपको कैसे कोर वोटर के खिसक जाने की वजह से बीजेपी हारी है। हमारी रिपोर्ट के बाद बीजेपी में हलचल। अब पार्टी के बड़े नेता सुशील मोदी ने कहा है कि परंपरागत वोट का खिसकना चिंता की बात है, पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, मतलब बीजेपी भी समझ रही है कि जो भूमिहार वोट है वो उसके पाले से खिसक रहा है। बिल्कुल, न सिर्फ भूमिहार वोटों में शरण हुआ है, बल्कि आप अगर सुशील मोदी के ट्वीट को देखेंगे तो उन्होंने अति पिछड़े वर्ग का भी जिक्र किया है। तो जाहिर तौर पे इस ट्वीट में वो मान रहे हैं कि मुकेश सहनी के अलग होने से इसका असर इस चुनाव पर पड़ा है, और साथ ही बिहार विधान परिषद के जो 24 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें भी जिस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो जाहिर है कि एक साथ 3 मुद्दे पर, पहला 2019 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त जो गठबंधन में देखा गया था तो चिराग पासवान की वजह से नुकसान हुआ था, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे। अब ये बात आई सामने कि आखिर इन चुनावों में जो अभी हाल फिलहाल में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें क्या नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा जो बोचहा उपचुनाव के नतीजे आए, चाहे वो अपर कास्ट में भूमिहारों की नाराजगी हो
या फिर अति पिछड़ों की नाराजगी, क्योंकि ये वोट जो है पूरी तरह से वोट बैंक है। तो इशारों में उन्होंने एक तरह से ये भी कहा है कि न सिर्फ मुकेश सहनी बल्कि एनडीए में जो तनातनी चल रही है, नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलने की जो मांग चल रही है, इस पर भी उन्होंने इशारों में कह दिया है कि आखिर 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे और 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए, तो उनके नतीजे इसमें क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? कहाँ मुश्किल आ रही है? एनडीए के बीच में घमासान को लेकर भी उन्होंने एक तरह से बिल्कुल, और इसी को लेकर साफ कर दिया गया सुशील मोदी की तरफ से कि पार्टी मंथन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश कुमार इस अपडेट के लिए। और आगे अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कश्मीर की। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के सांबा जिले के एक छोटे से गांव में प्रदेश के पंचायत, ब्लॉक और जिले के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जम्मू के सांबा जिले के एक छोटे से गांव की दशा और दिशा दोनों बदल गई हैं। पक्की चमचमाती सड़कें, गाड़ियों की आवाजाही, दीवारों पर रंग रोगन, देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये किसी गांव की तस्वीर है। जम्मू के सांबा जिले के पल्ली गांव का ये नजारा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू पीएम के दौरे की तैयारियों को देखने के लिए पल्ली गांव पहुंचे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू में रहेंगे और जम्मू में वो पंच, सरपंच, बीडीसी और वीडीसी सदस्यों को संबोधित करेंगे। ये जो सारा कार्यक्रम है ये जम्मू के सांबा के पल्ली गांव में होना है और एबीपी न्यूज़ इस समय उसी पल्ली गांव में है। मेरे ठीक पीछे जो आप स्थल देख रहे हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजन होने हैं, यहीं पर वो लोगों को संबोधित करेंगे और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस और एसपीजी और केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल हैं उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और आम लोगों की आवाजाही पर यहाँ रोक लगा दी गई है। 24 अप्रैल को करीब 1 लाख लोग यहाँ जुटेंगे, जिन्हें पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से अजय बाचलू ने बात की और कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। ये उन्हीं के सुझाव पर ये जो देशव्यापी कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें वो संबोधित सारे देश को करेंगे, उसका केंद्र जम्मू रहेगा, पल्ली पंचायत रहेगा और उसी को लेकर के पिछले 18-20 दिन से यहाँ पर व्यवस्था की तैयारी लग रही है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के विभाग की ओर से सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड मात्र 18 दिन में यहाँ 500 किलोवाट का एक ट्रांसफार्मर स्थापित किया और एक सोलर प्लांट स्थापित किया, जिसके द्वारा 340 घरों की एनर्जी रिक्वायरमेंट की पूर्ति होगी और ये अपने में एक उदाहरण होगा दूसरे गांव के लिए भी कि किस प्रकार से क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी का वो इस्तेमाल कर सकते। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, सरकार के कहे बगैर लोग स्वयं इसको अपनाएंगे। जम्मू से सटा सांबा का पल्ली गांव पहला कार्बन मुक्त और पंचायत बनने वाला है। आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी का जम्मू कश्मीर में ये पहला सरकारी कार्यक्रम है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। गांव-गांव में, पंचायतों में विकास हो रहा है और चौमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी हम बहुत अभिनंदन करते हैं और पंच सरपंच बहुत खुश हैं कि हमें ये जम्मू कश्मीर के लोगों का ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जो पंचायती राज, जो हिंदुस्तान में पंचायती राज डे जो हो रहा है, वो पल्ली गांव से, जम्मू कश्मीर से उसको संबोधित करेंगे। पल्ली में सब कुछ मोदी जी से आने से सब कुछ बदल गई चुका है। जहाँ पे सोलर पैनल लग चुके हैं, इलेक्ट्रिक की बसें चल रही हैं, स्कूल्स हमारा मॉडल हो गया और रोड कनेक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा लाइनें बिछ गई हैं और उसके साथ साथ में हमारे घर घर में अभी मेरे 70 साल से पहले गांव में पानी नहीं पहुंचा हुआ था, घर घर में पानी भी नहीं पहुंचा था। अब मोदी जी से आने से पहले पानी पहुंच गया है। हमारे एक एक घर में, हर एक घर में पानी की पहुंच चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले का एक छोटा सा गांव पल्ली, यहाँ पर तस्वीर और तकदीर बदल गई है, दिशा बदल गई है और गांव अब एक
मॉडल गांव के तौर पर उभर रहा है। यहाँ पर पंचायत घर बनाए गए हैं, मॉडल पंचायत घर बनाए गए हैं, मॉडल स्कूल्स बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पल्ली गांव पूरा तैयार है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलू, पल्ली गांव, सांबा। दिल्ली के लाल किले में चल रहे प्रकाश पर्व के समापन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज लाल किला से देश को संबोधित करेंगे। ये पहला मौका है जब किसी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री देश को लाल किले से संबोधित करने जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है वो लाल किले की प्राचीर से ना होकर लाल किले के लॉन से होगा। लाल किले पर प्रकाश पर्व की धूम। प्रकाश पर्व के लिए जगमग है लाल किला। आज प्रकाश पर्व पर पीएम का संबोधन। आजादी के अमृत महोत्सव के बैनर तले प्रकाश पर्व को लेकर लाल किला पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रकाश पर्व के कार्यक्रम का उद्घाटन कल गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर सिख समुदाय ने गृह मंत्री को कृपाण और चादर भेंट की, जिसके बाद गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सदैव सिख गुरुओं का ऋणी रहेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने लाल किले पर ही प्रकाश पर्व के आयोजन की बात से पर्दा उठाया। आज हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जब ये कार्यक्रम हो रहा है तब देश अपनी स्वतंत्रता का 75वां साल भी मना रहा है और 75वें साल में आज यही लाल किले के मैदान में हम सब बैठकर गुरु साहब की वाणी का श्रवण किए हैं, जहां से कभी गुरु साहब को बलिदान करने का फतवा जारी किया था, वहीं पर बैठकर आज उनके गुणगान और भक्ति गाने का मौका ईश्वर ने हम सबको दिया है। आज पीएम मोदी रात करीब 9:30 बजे लाल किले पर प्रकाश पर्व को लेकर देश को संबोधित करेंगे। इस संबोधन के बाद पीएम मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो सूर्यास्त के बाद लाल किला से देश को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। लाल किले के इस प्रांगण में बेहद भव्य तरीके से सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। यहाँ आप सामने खंडा साहब का चिन्ह देख रहे हैं और इसके ऊपर एक भव्य मंच सजाया गया है। पूरा मंच फूलों से सजाया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया गया है। कुल मिलाकर ये कि प्रकाश पर्व को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है। किसान आंदोलन से जो पंजाब के किसानों और केंद्र सरकार के बीच खाई बन गई है, उसे पाटने का काम किया जा रहा है। तो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का 2024 कनेक्शन आपने जाना। उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई। अमित शाह कल भोपाल जाने वाले हैं, दिखाते हैं आपको वहां पर पोस्टर्स किस तरीके के लगे हुए हैं। अमित शाह कल भोपाल के बाद बिहार भी जाएंगे, जहां 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है। भोपाल में लगे इस पोस्टर पर गृह मंत्री अमित शाह की फोटो के साथ लिखा है, भारत मां का लाल, शेर आ रहा है भोपाल। ये पोस्टर गृह मंत्री अमित शाह के कल के भोपाल दौरे को लेकर लगाया गया है, जो चर्चा में है। बेहद चर्चा का विषय बनाया गया है और वो होर्डिंग है मेरे पीछे, जिस पे लिखा हुआ है कि भारत माता का लाल, शेर आ रहा है भोपाल। इसमें अमित शाह की फोटो है, शेर नहीं बाघ की फोटो लगाई गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की फोटो लगाई गई है और साथ में यहाँ के जो हमारे हुजूर विधानसभा के जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने अपना फोटो लगाया हुआ है। इस पोस्टर को लगाया है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने। रामेश्वर शर्मा एमपी की हुजूर विधानसभा सीट से विधायक हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि रामेश्वर जी ने अमित शाह की तुलना शेर से क्यों कर दी? हाँ, निश्चित रूप से जो भारत माता के लिए लड़ रहा है, सीना ठोक कर लड़ रहा है,
जो आतंकवाद को चुनौती देकर लड़ रहा है, जिसने कश्मीर में 370 समाप्त करके लाखों हिंदू जो पलायन कर गए थे उनको पुनर्वापसी का कहा है। जिस कश्मीर में तिरंगा जलाया जाता था, जिस कश्मीर में भारत माता को डायन कहा जाता था, जहां भारतीयों को कुचला जाता था, जहां भारतीय की करेंसी चलना दुश्वार हो गया था, आज उस कश्मीर की सुरक्षा अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने की है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। अमित शाह कल भोपाल के इसी जम्बूरी मैदान में वन समितियों के महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। लिहाजा काम तेजी से चल रहा है, मंच तैयार किया जा रहा है। रैली ग्राउंड में पीएम मोदी, अमित शाह के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और एमपी के दूसरे बड़े नेताओं के बड़े बड़े कटआउट भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस महासम्मेलन में 1 लाख से अधिक वन समितियों के सदस्य शामिल होंगे, इसलिए तैयारी भव्य की जा रही है। दूसरी तरफ गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अमित शाह के दौरे के लिए भोपाल में अलर्ट है। पुलिस ने 3 लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। स्थलों पे प्रोग्राम है, जो जम्बूरी का है ये बड़े स्तर पे जनसभा का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त जो पुलिस के अन्य कार्यक्रम CAPT के कार्यक्रम हैं और फिर पार्टी का कार्यक्रम भी है। सभी स्थानों पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्बूरी मैदान पे चूंकि भारी संख्या में जनसमूह रहेगा, उसको देखते हुए स्थानीय नगरीय पुलिस का बल लगा है। साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा दिया गया अतिरिक्त जो बल है इसको भी डिप्लॉय किया गया है। यातायात व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण भाग है पूरी व्यवस्था का। जहां पर भी सड़क द्वारा मूवमेंट होना है वहां पे व्यवस्था की गई है। इसके साथ जो लैंडिंग और टेक ऑफ जगह है वहां पे भी इसको व्यवस्था लगाई गई है। मिशन 2023 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी अहम है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी अभी से जातीय गणित को ठीक करने की कोशिश कर रही है। 2018 के चुनाव में आदिवासियों की नाराजगी से ही बीजेपी को नुकसान हुआ था, इसलिए बीजेपी इस महासम्मेलन में आदिवासियों को और तेंदुपत्ता संग्राहकों की नाराजगी दूर कर अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।